Hello my dear students, how are you all? I hope all of you are fit and fine and safe. And this is Samta Kaushik, your English teacher, and today we will start our next poem of first flight. Poem number is 4 and the name of the poem is How to Tell Wild Animals, written by Caroline Wells. She is one of the famous poet of her time, and there is a short description of the poet. Firstly, she is an American poet and she is famous for books based on mystery, and her famous works, some of her famous works are The Jingle Book and The Story of Betty. Both these works were published in 1899, and loads of work are also famous. Okay. Now I am going to tell you a brief introduction of the poem. The poem How to Tell Wild Animals is a humorous poem. In this poem, the writer, the poet Caroline Wells, explained the different type of wild animals like Asian lion, Bengal tiger in a very humorous way. So we can say that it is a humorous poem. Humor means full of joy, full of you can say happiness. Okay, by reading this poem you will yourself feel the humor. Okay, let's start the poem. So here is the poem How to Tell Wild Animals, and firstly as you are seeing on your screen, the pictures of 3 animals is the first part of the poem, and we will start with the first stanza, and the first stanza is: if ever you should go by chance to the jungle in the east, and if there should be your advance a large and tawny beast, if he roars at you as you are dying, you will know it is the Asian lion. Firstly, the poet explained about the Asian lion, as you are seeing, and she says that if we by chance visit a jungle and we there saw a large and tawny beast, means to say अगर हम किसी जंगल में पूर्व के, ईस्ट में बोला ना, जंगल इन द ईस्ट, अगर हम पूर्व के जंगलों में जाते हैं अचानक से और वहाँ पर हमें एक बड़ा और टॉनी बीस्ट, टॉनी मतलब बादामी रंग का, हल्का पीला रंग का, अगर आपको कोई जानवर मिल जाता है, एंड इफ़ ही रोर्स एट यू एज यू आर डाइंग, और वो आप पर इस तरीके से रॉर करे, रॉर मतलब रॉर इज़ द वॉइस ऑफ लायन, और आप पे रोरिंग करे और आपको लगे कि आप मर रहे हो, यू विल नो इट इज़ द एशियन लायन, आप जान जाओगे ये कौन है, एशियन लायन। देखो अब ये ह्यूमरस वे में कैसे बताया है। अब आप जंगल में जाओगे, आप वेट करोगे कि वो रोर करेगा, आप उसको देखोगे, उससे मिलोगे नहीं ना, तो यही तो इसमें हास्यात्मक यानी कि ह्यूमरस वे है। चलिए कम टू द नेक्स्ट स्टेंजा। इफ सम टाइम व्हेन रोमिंग राउंड अ नोबल वाइल्ड बीस्ट ग्रीट्स यू with black strips on a yellow ground, just notice if he eats you. This simple rule may help you learn the Bengal tiger to discern. अब यहाँ पर जो पॉइंट है वो क्या कह रही है, वो कहना चाहती है इफ़ सम टाइम, अगर कभी किसी समय आप रोमिंग राउंड कर रहे हो, मतलब आप व्हेन रोमिंग राउंड, रोमिंग होता है घूमना, अ नोबल वाइल्ड बीस्ट ग्रीट्स यू, अगर आप ऐसे ही कहीं घूम रहे हो या जंगल में जा रहे हो और आपको एक नोबल सा जंगली जानवर आपको नमस्ते करेगा, ग्रीट्स तो नमस्ते होता है, क्या कभी कोई अभिवादन करेगा, लेकिन ये उसके साथ में क्वालिटी बता दी, ठीक है, विथ ब्लैक स्ट्रिप्स इन अ येलो ग्राउंड, काली पट्टियों के साथ येलो ग्राउंड। देखो आप लोगों ने टाइगर को देखा है, टाइगर की जो बॉडी होती है वो येलो कलर की होती है, यानी कि बेस कलर जो उसका येलो होता है, उस पर येलो ब्लैक कलर की जो है स्ट्रिप्स होती है, एज यू आर सीइंग इन द पिक्चर। यहाँ पर थोड़ा कलर अलग है। ओके, आपको मैं दूसरी पिक्चर दिखाती हूँ अभी। यस, इन दिस पिक्चर यू विल अंडरस्टैंड। जस्ट नोटिस करो, अगर वो आपको खाता है, दिस सिंपल रूल, अगर वो आपको नमस्ते करके और खा जाता है, दिस सिंपल रूल में हेल्प यू लर्न द बंगाल टाइगर टू डिसन, और ये सिंपल सा रूल आपको हेल्प कर सकता है समझने में। डिसन होता है अंडरस्टैंड करना, समझना कि ये क्या है, बंगाल टाइगर है। ओके तो नेक्स्ट है, इफ स्ट्रोलिंग फोर्थ अ बीस्ट यू व्यू
whose hide with a spot is peppered. As soon as he has lapped on you, you will know it is the leopard. It will do no good to roar with pain. He will only lap and lap again. अब देखो इसमें क्या है, अगर ऐसे ही आप स्ट्रोलिंग कर रहे हो, अ बीस्ट व्यू, एक जानवर को आप देखते हो, हुज हाइड विद स्पॉट इज पेपर्ड, जिसकी जो स्किन है वो पेपर्ड है, पेपर्ड जैसे कि हमारी काली मिर्च होती है ना, ऐसे ही काले काले से उसके ऊपर धब्बे बने हुए हैं, उसकी स्किन पर स्पॉट्स बने हुए हैं, विद स्पॉट्स इज पेपर्ड. एज सुन एज ही लैप्स और लैप्ट ऑन यू, लैप्ट मतलब छलांग लगाना, आपके ऊपर झपट्टा मारना, जैसे वो आप पर झपट्टा मारेगा, यू विल नो इट इज़ लेपर्ड, आप समझ जाओगे ये तेंदुआ है. लेपर्ड मतलब तेंदुआ है. इट विल डू नो गुड रोर विद पेन एंड ही विल ओनली लैप एंड लैप अगेन, वो आपको दर्द से करहाने भी नहीं देगा, और ही विल ओनली लैप एंड लैप अगेन, सिर्फ वो आप पर झपट्टा मारता रहेगा, आप पर झपट्टा मारता रहेगा बार बार. इट विल डू नो गुड टू रोर विद पेन. It means to say that if you will cry out in pain, अगर आप दर्द से कराते हो, it is not going to be of any use and it will keep on jumping on you. तो आपके करहाने का कोई मतलब ही नहीं बनता, मतलब आपका कोई फ़ायदा ही नहीं होगा चिल्लाने का, क्योंकि जितना चिल्लाओगे वो इतना ही आप पर झपटेगा, इतना ही आप पर कूदेगा, जंपिंग करेगा, लैप्टिंग करेगा. सो इन दिस स्टेंजा द पोएट एक्सप्लेन द कैरेक्टरिस्टिक ऑफ अ लेपर्ड. तो इन 3 स्टेंजर्स में हमने क्या क्या पढ़ा? अबाउट द एशियन लायन, अबाउट बंगाल टाइगर एंड द लेपर्ड. चलिए नेक्स्ट स्टेंजा पे चलते हैं. If when you are walking round your yard, you meet a creature there who hugs you very, very hard, be sure it is a bear. If you have any doubts, I guess he will give you just one more caress. अब इसमें क्या है, आपको जैसे पिक्चर में शो हो रहा है कि वो बियर के बारे में बात कर रहे हैं, मीन्स टू से भालू के बारे में बात कर रहे हैं, और कहता है अगर आप अपने घर के यार्ड के आसपास ऐसे ही वॉक कर रहे हो, सिंपली यू मीट अ क्रिएचर देयर, और आप वहाँ पर किसी क्रिएचर से, किसी जीव जंतु से मिलते हो, किसी एनिमल से मिलते हो, यू हग्स हु हग्स यू वेरी वेरी हार्ड. हग होता है गले लगाना, जो आपको बहुत टाइटली जो है हग कर लेता है. बी श्योर इट इज़ अ बियर, तो समझ जाना कि ये कौन है, बियर है. इफ़ यू हैव एनी डाउट, अगर आपको कोई भी डाउट लगता है इस चीज़ में, आई गेस ही विल गिव यू जस्ट वन मोर केयरस, तो वो आपको एक बार फिर हग करेगा. ठीक है, मीन्स टू से वो टाइटली हग करके, जो बियर है वो आपको हग करेगा, और आपको हग करने से पता चलेगा कि भाई इतना, क्योंकि जब हम गले लगाते हैं मीन्स हम किसी की केयर करते हैं, तो कोई जानवर हमारी केयर तो नहीं करेगा, वो आपको टाइटली हग कर रहा है कि आपको उसको स्क्वैश करना, मतलब आपका दम घोट के मारना है. बियर ऐसे ही करता है, बिल्कुल टाइटली हग करके, जैसे हम बिल्कुल निचोड़ देते हैं, इसलिए हमारी बॉडी को बिल्कुल स्क्वैश कर देता है, टाइटली हग करता है, जिससे हम मर जाते हैं. तो क्या आप वहाँ वेट करोगे कि वो हमें हग करेगा और पता चलेगा कि हाँ यस कम एंड हग मी, ओके. तो यहाँ पर भी एक ह्यूमरस है, ह्यूमर सॉरी. नेक्स्ट है दो टू डिस्टिंग्विश बीस्ट ऑफ प्रे. अब यहाँ पर है ना, 2 एनिमल्स आपको दोनों पैसेज स्टेंजा के दोनों तरफ दिखाई दे रहे हैं. एक जगह आपको क्रोकोडाइल दिख रहा है, एक जगह आपको हेना दिख रहा है. ठीक है, तो इनका जो है डिस्टिंग्विश कर रखा है, दोनों ही क्या है, बीस्ट ऑफ प्रे हैं, शिकार करते हैं अपना. अ नोविस माइट नॉन प्लस द क्रोकोडाइल यू ऑलवेज मे टेल फ्रॉम द हेना, दस हेनास कम विद मैरी स्माइल्स बट इफ दे वीप दे आर क्रोकोडाइल. अब यहाँ पर क्या है, थोड़ा सा डिफरेंस बता रखे हैं बिटवीन द हेना एंड द क्रोकोडाइल. आपने कहावत सुनी होगी मगरमच्छ के आंसू. ठीक है, तो जो हेना है वो स्माइल के साथ जो है आती है, वो उसकी पहचान है. वो अपनी स्माइल से, चापलूसी से हमें अपनी बातों में उलझा लेती है. मीन्स बातें तो हमारे साथ जानवर नहीं करेगा, मीन्स अट्रैक्ट करती है, ये उसकी स्पेशलिटी है. और जो क्रोकोडाइल है वो अपने आंसू दिखाकर अट्रैक्ट करता है. ठीक है, अगर वो झूठे आंसू दिखा रहा है तो वो क्रोकोडाइल है, और अगर कोई आपको स्माइल दे रहा है दैट मीन्स वो क्या है, हेना है. In this stanza, the poet tries to help the readers by telling the difference between 2 animals, and that is crocodile and hyena. She says that hyenas will be smiling, whereas if it is a crocodile, it is always in
टीयर्स. बोथ ऑफ दीज एनिमल्स आर डेंजरस. जितने भी एनिमल हैं ये क्या है, डेंजरस हैं, खतरनाक हैं. ठीक है, तो यहाँ पर हमें ये पता चला है. चलिए नेक्स्ट स्टेंजा पे चलते हैं. A lizard sort of things. He hasn't any ears at all and not a single wing. If there is nothing on the tree, 'tis the chameleon you see. अब इसमें क्या है, the poetess want to say that here the next is chameleon which is a small creature. chameleon मतलब क्या है, ये एक छोटा सा creature होता है like lizard. It looks like a lizard but the difference between the two is that chameleon does not have ears or wings. कि जो चैमलिन है यानी कि जिसको हम अपने गिरगिट भी बोल देते हैं अपनी भाषा में, तो जो गिरगिट है उसका कोई ना तो कोई कान होते हैं ना ही कोई पंख होते हैं. मोर ओवर शी सेज दैट चैमलिन हैज़ द एबिलिटी टू चेंज इट्स कलर. और आपको पता ही है गिरगिट आप लोगों ने देखा भी है, तो उसके अंदर क्या क्वालिटी होती है कि वो अपना कलर चेंज कर लेता है अकॉर्डिंग टू द सरफेस ऑन विच इट इज़ सिटिंग. उस सरफेस के अकॉर्डिंग जहाँ पर ये बैठा होता है. देयरफॉर इफ़ यू सी अ ट्री, इसलिए अगर आप किसी पेड़ को देखते हो एंड फाइंड नथिंग एल्स ऑन इट, और आपको वहाँ कुछ नहीं मिलता, देन इट मस्ट बी ए चैमलॉन सिटिंग ऑन इट. तो समझ जाना ये अवश्य ही क्या है कि चैमलॉन है यानी कि गिरगिट है. इट हैज़ चेंज इट्स कलर इनटू द कलर ऑफ ट्री. वो अपने कलर को ट्री के कलर के अकॉर्डिंग चेंज कर लेता है. I hope you understand the description of the stanzas. Now I will explain the literary device and the rhyme scheme of the poem. Let's start the rhyme scheme of the first stanza. Here is the first stanza. If ever you should go by chance to the jungles in the east, and if there should to you advance a large and tawny beast, if he roars at you as you are dying, you will know it is the Asian lion. Okay, in this poem, in this stanza, first is, here is assonance because O is a vowel and here is the sound of O is repeated. Okay, you should go. Also in this line, should to you, and this also roars at you. तो यहाँ पर जो ओ साउंड है वो रिपीट है, इसलिए यहाँ पर क्या है, एजोनेंस है. ओके, नेक्स्ट यहाँ पर मैंने आपको लास्ट वीडियो में भी बताया था कि जब पोएम के अंदर व्हेन एवर इन अ पोएम अ सेंटेंस कंटिन्यू टू द नेक्स्ट विदाउट अ पंक्चुएशन मार्क. देखो ये सेंटेंस है यहाँ पर खत्म हुआ बट हेयर इज नो पंक्चुएशन मार्क एंड हेयर इज ऑल्सो नॉट बट हेयर इज. ओके, यहाँ नहीं है, यहाँ है, यहाँ भी नहीं है, यहाँ पर भी है. तो ये यहाँ पर विदाउट पंक्चुएशन मार्क्स नेक्स्ट लाइन तक कंटिन्यू होती है, तो इट मीन्स यहाँ पर क्या है, एंजैबमेंट है. और यहाँ पर भी हमारा क्या है, एंजैबमेंट है. ओके, यहाँ पर इसके जो दो मेन है मैंने आपको पोएटिक डिवाइस बता दिए, एंजैबमेंट और एजोनेंस. और नाउ अबाउट द राइम स्कीम, हियर इज लास्ट वर्ड इज चांस एंड वॉइस ऑफ द लेटर चांस, इट मीन्स टू स. यहाँ पर स लेटर की आवाज आ रही है, यहाँ पर ट. And here is advance again sa, and here is beast again ta, and here is dine ain की आवाज आ रही है, और यहाँ पर भी line. ओके, तो ये इसका नाम हमने रखा A and it's B, then again A and B and C and C. Okay, so here is the rhyme scheme is A B C C. I hope you got. ओके, चलिए कम टू द नेक्स्ट स्टैंजा. चलिए ये आपका नेक्स्ट स्टैंजा है. और इफ सम टाइम व्हेन यू रोमिंग राउंड इन दिस लाइन, हियर द पोएटिक डिवाइस इज एलिट्रेशन. व्हाई? आई हैव टोल्ड इट बिफोर, मैं आपको पहले ही बोल चुकी हूँ उसके बारे में कि व्हेन अ लेटर इज रिपीटेड, लेटर नॉट वर्ड, यहाँ पर जो है आर जो लेटर है वो दो बार आया, रोमिंग राउंड, सो हियर इज एलिट्रेशन. ओके, नेक्स्ट इज एजोनेंस. एजोनेंस जो होगा वो आपको इस लाइन में है, हेयर इज ऑन येलो ग्राउंड, यहाँ पर, और साथ में जो हमारी ये लाइन है और सम रोमिंग राउंड. इन दोनों लाइंस में, इन दोनों सेंटेंसेस में जो ओ साउंड है वो बार बार रिपीट हो रहा है, तो यहाँ पे साउंड रिपीट हो रहा है, वो भी ओ इज अ वोवल, तो यहाँ पर क्या होगा, एजोनेंस. अगर कॉन्सोनेंट साउंड आता तो कॉन्सोनेंट से बोलते हैं, अब यहाँ पर क्या है, वोवल साउंड है, तो यहाँ पर कौन सा पोएटिक डिवाइस है, एजोनेंस. ओके, एंड हियर
एंजैबमेंट, क्योंकि यहाँ पर एंजैबमेंट क्यों है, क्योंकि यहाँ पर जो है ये लाइन जो है बिना, एंड इन दिस लाइन here is positive device of enjambment because this line continue to the next line without any punctuation mark. And now about the rhyme scheme, the same as the last stanza के according same ही यहाँ पर है A B C C, because here is round sound is D U U sound is O, here is ground again D, फिर again U है तो ऊ का साउंड यहाँ पर आ रहा है हमारा। उसके बाद यहाँ पर लर्न मीन्स टू से एंड हेयर इज ऑल्सो डिसन मीन्स न, तो यहाँ पर न साउंड है, यहाँ ड और यहाँ ड है, यहाँ ऊ और ऊ है, तो ये साउंड के अकॉर्डिंग हमने नाम रखा। ये हुआ ए and this is B, again here is D, so it will also be A, and here is again U and it will also be B, A B, and here is N and N, though N sound hai then it will be C and C. Then you can see that the rhyme scheme of this stanza is A B C C. Okay, चलिए next stanza पे चलते हैं. This is the third stanza and here firstly I will tell you about the alliteration poetic device. In this line he has, H is repeated. Okay, यहाँ पर H जो letter है वो आपका repeat हुआ है, so here is alliteration. और in this first line strolling forth you, the sound of O is repeated, so here is assonance. And in this line lap and lap again. Firstly here are two poetic device. First is repetition, because यहाँ पर जो है lap जो word है वो 2 times आया है, तो यहाँ पर repeat हो रहा है बार बार, तो repetition हो गया. और जो consonants है यहाँ पर, consonants का मतलब मैंने बताया था कि जो आपका अगर consonant sound बार बार आता है, यहाँ पे lap and lap, ल की 2 बार आवाज़ आ रही है, consonant की आवाज़ आ रही है, साउंड आ रहा है, तो इसलिए यहाँ पर क्या हो गया, consonants हो गया. Now about the rhyme scheme, here the rhyme scheme is also the same as like the last 2 stanza, because here is last word is view, u की आवाज़ आ रही है, पेपर्ड यहाँ ड की, फिर यू सेम आवाज़, लेपर्ड फिर ड की आवाज़ आ रही है, पेन एंड गेन सेम है, तो यहाँ पर जो राइम स्कीम होगी इसकी भी सेम है, ए बी एंड सी सी. ओके, चलिए this is the first stanza and in the first line here is alliteration, because here Y is repeated 2 times and here W is repeated 2 times. Okay, in the next line meets a creature there, यहाँ पर जो E है, E is a vowel और vowel sound बार बार repeat हो रहा है, तो यहाँ पर कौन सा हो गया, assonance. In this line very word repeat हो रहा है, repetition भी है, और V और V 2 बार आ रहा है, तो ये हमारा alliteration भी हो सकता है. ओके, एंड द राइम स्कीम एज यूजुअल, इस पोएम की पूरी ही पोएम की जो है राइम स्कीम वो होगी ए बी सी सी. ठीक है, ये आप खुद फाइंड आउट करना नेक्स्ट 2 में. ओके, कम टू द 5th stanza. In the 5th stanza here is only 2 poetic device. In the first line there to distinguish beast of prey, a novice might nonplus. तो यहाँ पर क्या है, जो ये लाइन है वो कंटिन्यूली जा रही है विदाउट एनी पंक्चुएशन मार्क, सो हेयर विल बी enjambment. And the next line n letter is repeated 2 times, novice nonplus 2 or 3 times, then it will be alliteration. And rhyme scheme will be the same, A B C C. चलिए 6th stanza पे चलते हैं. Here is the last stanza of this poem. In this stanza यहाँ पर जो है आपका एक तो alliteration है, एक consonants है. In the first line T and T repeated 2 times, he और यहाँ पर H जो है वो repeat हो रहा है 2 times, और in this line also जो T है again 2 times repeat हो रहा है. ओके, तो यहाँ पर क्या हो गया, alliteration हो गया. एंड इन दिस लाइन सिंगल विंग, यहाँ पर आई की जो है वोवल जो है बार बार आ रही है, सिंगल और विंग, आई नहीं, ग की आवाज़ यहाँ पर आ रही है, सिंगल और विंग ग, तो ग की साउंड जो आ रही है, इसलिए यहाँ पर क्या हो गया, कॉन्सोनेंस हो गया. एंड राइम स्कीम एज यूजुअल ऑफ दिस पोएम इज ए बी सी सी. पूरी पोएम में हर स्टेंजा में सेम राइम स्कीम रिपीट हो रही है. ओके, चलिए अब हम इसके वर्ड मीनिंग करते हैं.
Here are some typical words and their meanings also. First is discern. Discern means recognize, means किसी चीज़ को पहचानना या समझना. Second is strolling. Strolling means walking casually. Normally जो हम walking करते हैं उसका मतलब होता है strolling. Fourth का मतलब होता है forward यानी कि आगे. पेपर्ड का मतलब होता है ब्लैक स्पॉट्स यानी कि काले धब्बे. यार्ड का मतलब होता है द लॉन एरिया ऑफ द हाउस. हाउस का हमारा जो लॉन एरिया होता है हम उसको यार्ड बोलते हैं. केरस. केरस मीन्स अ जेंटल टच. जो हम प्यार से किसी को टच करते हैं या गले लगाते हैं वो होता है हमारा केरस. नॉइस मीन्स सम न्यू टू अ जॉब. किसी जॉब पे कुछ हमें कुछ नया मिलता है, कुछ नया देखने को मिलता है, वो नॉइस हो गया. और नेक्स्ट लास्ट हमारा है नॉन प्लस. नॉन प्लस मीन्स बी कन्फ्यूज्ड, कन्फ्यूज होना. सो all these are the typical word meaning, and I have already told you about the rhyme scheme and the poetic device. I hope this all will be helpful to you for understanding the deep meaning of the poem and also everything of the poem like rhyme scheme, poetic device, word meaning, etc. Okay, thank you. Have a